स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी सेंटर। सो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11 के फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो एवरीडे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारा मस्कुलर एफर्ट, मेंटल एफर्ट ये सब लगता है एंड हम कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। बट फिजिक्स के टर्म में वर्क का कुछ और डेफिनेशन है जो हम लोग आगे देखेंगे। एंड एनर्जी, जैसे जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है वो ज़्यादा वर्क कर पाता है, जिसके पास कम एनर्जी होता है वो कम वर्क कर पाता है। तो हम एनर्जी की भी आगे डेफिनेशन देखेंगे एंड पावर कैसे वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले वर्क के डेफिनेशन से। वर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर। सो ये फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट आर का डॉट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ डॉट आर। एंड हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का। जैसे अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर है तो इसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, AB cos थीटा, राइट। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी लिखेंगे FR cos थीटा और RF cos थीटा। ओके, सो इससे हम लोग देख रहे हैं कि वर्क सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे ही डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज थीटा उस पर भी डिपेंड करता है। सो जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ये है हमारा फोर्स वेक्टर। तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, यहाँ पे जो थीटा है हमारा दैट इज थीटा, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है ना। हम लोग देखेंगे कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री है, इट मीन्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 डिग्री है तब वर्क डन हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 हमारा ज़ीरो होता है। इस केस में हमारा cos 90 ज़ीरो होता है, तो इस वजह से वर्क डन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। एंड जब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, दैट मीन्स जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा एफ आर, बिकॉज कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1। एंड जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तब हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एफ आर, because cos of 180 degree is -1। ओके, एंड हम एक और पॉइंट देखेंगे कि वर्क है हमारा स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है हमें, तो वो उस हिसाब से वर्क है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। एंड आगे हम लोग देखेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। वर्क है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम लोग इधर देखें, वर्क है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का यूनिट हो जाता है mL/T⁻⁻², एंड रेडियस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रेडियस बोल रही हूँ, r इज डिस्प्लेसमेंट, उसका हो जाएगा l डायमेंशन। तो दोनों मिला के हो जाएगा mL²T⁻²। एंड वर्क का यूनिट होता है हमारा जूल। वर्क की यूनिट को हम लोग जूल बोलते हैं, जो कि होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट है एंड मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। नाउ
हम लोग ये जो पढ़े ऊपर दैट वाज कांस्टेंट फोर्स, बट रियल वर्ल्ड में यूजुअली कांस्टेंट फोर्स हमें मिलता नहीं है. फोर्स हमेशा वेरिएबल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम. आई मीन नॉट हमेशा बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स वेरिएबल होता है. ओके, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कैसे निकलते हैं उस केस में. सो जैसे ये जो ग्राफ है हमारा, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ में हम लोगों को दिख रहा है कि ये नीचे वाला एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है एंड जो वाई एक्सिस है वो हमारा फोर्स है. सो ग्राफ दिख रहा है कि ये वेरिएबल फोर्स है. जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे हैं, फोर्स भी वैरी है, कांस्टेंट नहीं है. कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कांस्टेंट है, इस तरह से. सो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है. तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले, ये है हमारा इनिशियल पोजीशन, ये है हमारा फाइनल पोजीशन. तो इन दोनों पोजीशन के बीच में हम लोग जो एरिया है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच का जो एरिया है, उस एरिया को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में. डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो उन छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल के पूरे को इंटीग्रेट करते हैं. उस तरह से हमारा वर्क डन निकलता है. तो बेसिकली जो हमारा एफएक्स ग्राफ होता है, मीन्स फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है, उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो होता है हमारा वर्क डन. सो हमारा, हम देखेंगे इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ये है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला. वर्क डन हमारा वैरिंग है. सो जो भी हमारा वर्क डन का दिया रहेगा, जैसे लाइक 2x² प्लस 3x समथिंग लाइक दैट, हम लोग आगे देखेंगे ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एफ एक्स का कुछ ऐसा दिया रहेगा लाइक 2x² प्लस 3x और 2x प्लस 3 समथिंग लाइक दैट, एंड उसको dx के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स. अब हम लोग आगे देखेंगे नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस. सो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा एफ डॉट आर, हम लोग ने देखा था, तो उसको एस भी हम लोग लिख सकते हैं, एफ डॉट एस वेक्टर. सो इससे हम लोग क्या देखें, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. वो हमने ऊपर देखा कि वर्क डन पॉजिटिव भी आ रहा था हमारा, नेगेटिव भी आ रहा था हमारा, ज़ीरो भी आ रहा था. एंड वो किस पे डिपेंड कर रहा था, जो एंगल था हमारा थीटा पे वो डिपेंड कर रहा था. तो वो एंगल बिटवीन एफ और एस, इस पे डिपेंड करता है, एफ एंड एस पे के एंगल पे डिपेंड करता है. तो अगर एंगल हमारा अक्यूट है तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन था. अक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री. एंड अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज था, दैट इज मोर देन 90 डिग्री था, उस केस में हमारा नेगेटिव वर्क डन आ रहा था. एंड अगर हमारा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री था तब उस केस में हमारा ज़ीरो आ रहा था. ओके, एंड वर्क डन ज़ीरो होने का दूसरा कंडीशन ये भी है कि आइदर फोर्स ज़ीरो होगा या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो होगा. ओके, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पावर. सो ये पावर क्या है, ये है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. जो हमने वर्क ऊपर देखा वो किस रेट में हो रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं. उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एवरेज पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी. डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन टाइम डेल्टा टी. ओके, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट लगाते हैं, दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो. मीन्स जो चेंज इन टाइम है उसको बहुत कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो. एंड उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी. फॉर्मूला सेम ही है, बट
लाइक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। अब पावर का यूनिट क्या हो जाता है, वॉट। पावर का यूनिट है वॉट, एंड वॉट क्या है हमारा, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्यों, वर्क डन का यूनिट है हमारा जूल, इसका यूनिट है हमारा जूल, एंड टाइम का यूनिट है हमारा सेकेंड। सो इस हिसाब से हमारा हो जाता है जूल पर सेकेंड। एंड इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, हमने देखा जूल का, दैट इज वर्क का क्या था, ml² t टू द पावर -2। ओके, एंड सेकेंड का क्या हो जाएगा, t। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग देख लेंगे कि पावर का यूनिट हो जाएगा ml² t टू द पावर -3। ओके, एंड पावर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज F.V और FV cos थीटा। पावर का फॉर्मूला एक और है F.V और उसको लिख सकते हैं FV cos थीटा। FV cos थीटा होगा, एंड थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन F एंड V। तो ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ये आ रहा है जैसे हमने P देखा, P इज dW by dt, एंड वर्क डन हमें पता है F.S होता है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ F.S। सो इस तरह से F अगर हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, एंड ds/dt। सो इस तरह से हमारा हो जाता है कि ds/dt हमारा हो जाता है वेलोसिटी। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है v.F.V। राइट, सो ये भी हमारा पावर का एक फॉर्मूला होता है। अब पावर के यूनिट्स देख लेंगे, जैसे SI यूनिट में तो पावर का वॉट होता है। अब FPS यूनिट भी एक होता है जिसमें पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर, एंड ये भी यूज में है आजकल। जैसे इंजन के पावर को हम लोग यूजुअली हॉर्स पावर में बताते हैं। ओके, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा, बिकॉज जब हमें हॉर्स पावर में दिया रहेगा एंड हमें वॉट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो ये फॉर्मूला उस वजह से इम्पॉर्टेंट है। ये याद रहना कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। अब हम लोग एनर्जी देखेंगे कि एनर्जी क्या है। सो एनर्जी का डेफिनेशन कहता है कि अ बॉडी केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू हैव एनर्जी, जैसे मैंने पहले बताया। सो हेंस द टर्म एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। सो एनर्जी बेसिकली क्या है हमारा, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। राइट, when work is done on a body it gains energy, when work is done by a body it loses energy। so ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि जब बॉडी पे वर्क किया जाता है तो वो बॉडी एनर्जी गेन करता है, बट जब वो बॉडी वर्क करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। तो इन जनरल अगर हम लोग सोचे कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग एनर्जी लूज करते हैं, राइट, उसी तरह से। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिमिलर टू वर्क है वो। एनर्जी और वर्क काइंड ऑफ सिमिलर है, बट एनर्जी का डेफिनेशन डिफरेंट है, दैट वो है बॉडी का कैपेसिटी वर्क करने का। ओके, सो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एनर्जी का यूनिट भी वर्क के सिमिलर है, इसलिए मैंने बोला कि वो वर्क से सिमिलर है बट वो डेफिनेशन सेम नहीं है। सो एनर्जी का यूनिट भी वर्क से सेम है, दैट इज जूल, एंड इसका डायमेंशन भी ऑब्वियसली देन सेम होगा, ml² t टू द पावर -2। नाउ एनर्जी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट होता है, हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, ऐसे बहुत सारे तरीके के एनर्जीज होते हैं एनवायरनमेंट में। एंड जो एनर्जी मोशन एंड पोजीशंस ऑफ एक बॉडी की मोशन और पोजीशन पे डिपेंड करता है, उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सो हम लोग का जो टॉपिक ऑफ स्टडी होगा एनर्जी में वो है मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि मोशन और पोजीशन पे जो डिपेंड करता है जो एनर्जी, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब दो तरीके के मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इन दो तरीके के एनर्जीज को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो बॉडी के मोशन के वजह से होता है, राइट। सो बॉडी के मोशन के वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक बुलेट जब गन से फायर होता है तो उस पर जो एनर्जी रहता है आता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो बुलेट के मोशन के वजह से हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज हाफ mv²। फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं तो हम लोग को पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², जहाँ m होता है बॉडी का मास एंड v होता है वेलोसिटी। अब हमारा एक मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। p होता है हमारा मोमेंटम। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, यहाँ थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन करके दिखा देती हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारा है हाफ mv²। सो अगर हम लोग इसमें m और m मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सो ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा बिकॉज ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं हाफ m² v²/m। तो इसको 2m लिख देंगे एंड इसको mv² लिख सकते हैं। सो mv क्या होता है हमारा मोमेंटम। तो इसी से हमारा फॉर्मूला आता है कि यहाँ इस mv की जगह हम लोग p लिख सकते हैं, तो p²/2m। ये फॉर्मूला हमारा इसी से आता है, हाफ mv² से ही आता है। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है हमारा। सो ये थ्योरम क्या कहता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स जो एक पार्टिकल में वर्क करता है वो इक्वल टू होता है उस पार्टिकल का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये है उसका फॉर्मूला, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का। अब वो तो था हमारा कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम सेम ही रहेगा, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन, सेम रहेगा। बट वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। बट वर्क एनर्जी थ्योरम सेम रहता है। अब हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का,
कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, वो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर इनिशियल पोजीशन ये है एंड फाइनल पोजीशन ये है, तो वो वर्क डन डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा, वो ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, वो ऐसे स्ट्रेट पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे घूम के भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है वो किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वो बस इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से जा रहे हैं, वो इधर से जा रहा है कि इस पाथ से जा रहा है कि किस पाथ से जा रहा है, वो डिपेंड करता है। ये डिफरेंस है दोनों का। सेकेंड पॉइंट है हमारा वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो उसका वर्क डन जीरो होगा। एंड नॉन कंजर्वेटिव में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो भी वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन नॉन जीरो रहेगा उस केस में, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दोनों जो मिला के जो एनर्जी होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो मैकेनिकल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कंजर्व नहीं रहता है। कंजर्व रहने का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, जस्ट अ सेकंड, मैं के एंड पी लिखती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये इक्वल टू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये होता है हमारा कंजर्व रहना। जो इनिशियली जो एनर्जी है वो फाइनली भी टोटल एनर्जी वही रहेगी। एंड कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉन कंजर्वेटिव में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी बहुत सारे, ये जस्ट दो एग्जांपल्स है। एंड नॉन कंजर्वेटिव का क्या है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, एयर ड्रैग हो गया। विस्कस फोर्स मतलब लिक्विड में जो होता है, एयर ड्रैग होता है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे शॉर्ट में, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या था, वो बॉडी के मोशन के वजह से होता था। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो बॉडी के पोजीशन के वजह से होता है, बॉडी के पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ये एनर्जी वो बॉडी पोजेस करता है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जैसे ये जो डायग्राम है अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ हमारा मास है, एक मास है जो कि है m, एंड वो अर्थ से h हाइट ऊपर है। एंड इस मास पे ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे तरफ लगेगा, दैट इज g। सो ये बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो जाएगा mgh। m उसका मास है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h हो जाएगा वो कितने हाइट पे है, वो उस पर डिपेंड करेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा mgh। तो उसका फॉर्मूला होता है mgh। m हो जाता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, h हो जाता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ जाएगा, मान लेते हैं इस पोजीशन पे आ गया, एंड ये है h/2 इन केस, तो यहाँ पे बॉडी का पोटेंशियल, यहाँ पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh/2। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा mgh/2। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। अब एक और पॉइंट है कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा U = 12 kx²।
जहाँ k होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है यहाँ पे जैसे मैं बना रही हूँ, अगर ये एक सिस्टम मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक स्प्रिंग है एंड ये किसी मास से मान लेते हैं अटैच्ड है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच भी नहीं है, कंप्रेस्ड भी नहीं है, ये पोजीशन पे। अब मान लेते हैं हम लोग इसको इस साइड पुल करते हैं एंड ये यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लेते हैं x, स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, दैट इज k। सो ये जो स्प्रिंग है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो उसी का फॉर्मूला है हाफ k x स्क्वायर, राइट। ये स्प्रिंग जो मैंने एग्जांपल दिया ये था उसको स्ट्रेच करना, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, मास को इस साइड भी ला सकते हैं। अगर कंप्रेस भी करेंगे तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज हाफ k x स्क्वायर। तो अब हम लोग कुछ फिजिकल सिचुएशंस देखेंगे एंड उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ 2 पॉइंट्स देख लेंगे, दैट इज इफ यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू अगर कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है, कोई एक वेरिएबल मतलब जैसे हम लोग अगर आर कंसिडर करते हैं, आर क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है या फिर जेड हो सकता है, कोई एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो उससे हम लोग फोर्स का एक फॉर्मूला है हमारा, दैट इज u इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। मतलब r कैन बी x y z एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन u किसका फंक्शन है। सो हम लोग अगर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड नेगेटिव साइन लगा के नेगेटिव डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उससे हमारा फोर्स का वैल्यू निकलेगा। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, डी यू बाई डी आर क्या है हमारा, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ एंड माइनस, तो दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ। मतलब जैसे अगर हमने ऐसा एक्स वाई एक ग्राफ बनाया समथिंग लाइक दिस, तो अगर इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होता है तो इस तरह से स्लोप निकलता है हमारा। तो ये स्लोप को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज स्लोप को हम लोग लिखते हैं dy बाई dx, इस तरह से लिखते हैं स्लोप को हम लोग। सो सिमिलरली अगर y के जगह u है हमारा, अगर y के जगह u है एंड x के जगह मान लेते r है, तो सिमिलरली डी यू बाई डी आर हो जाएगा हमारा स्लोप। तो इसलिए डी यू बाई डी आर को स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ बोला गया। तो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट है कि अगर u फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स, मतलब जैसे फर्स्ट पॉइंट में था कोई एक सिंगल वेरिएबल, बट अगर वो तीनों वेरिएबल पे डिपेंड करता है वो फंक्शन, मतलब x y z तीनों पे डिपेंड करता है, देन फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो ये एक वेक्टर के फॉर्म में होता है, इसको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम लोग उसका यूनिट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो फिजिकल सिचुएशंस देखेंगे, जैसे नेट फोर्स हमारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी जीरो होता है, अनस्टेबल में भी जीरो होता है, न्यूट्रल में भी जीरो होता है। सो इक्विलिब्रियम में हमारा नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा मिनिमम होता है। जब हमारा एनर्जी कोई भी बॉडी में एनर्जी जब मिनिमम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। सो इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी में एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, तब हम लोग कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो विद डिस्प्लेसमेंट वो चेंज नहीं होगा बॉडी में। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन।
जैसे स्प्रिंग मैंने दिखाया मीन पोजीशन पे था एंड उसको डिस्प्लेस कर रहे, या तो कंप्रेस कर रहे या तो उसको स्ट्रेच कर रहे। सो अगर हम लोग डिस्प्लेस करते तब क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, a restoring nature of force will act on the body which brings the body back towards mean position। so ये तो हमारा नेचुरल है ना फेनोमेना कि जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं एंड छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ जहाँ पे वो था, उसका इक्विलिब्रियम जो पोजीशन था, राइट। सो वो होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है, अ फोर्स विल एक्ट विच मूव्स द बॉडी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अनस्टेबल में क्या होगा, वो मीन से, मीन जो पोजीशन है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां से इट विल मूव द बॉडी अवे, मतलब वहां से वो दूर में लेके जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होता है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या है, इन यूआर ग्राफ, जब हम लोग यूआर ग्राफ देखेंगे यहाँ पे कौन से पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, वो देखेंगे। तो हमने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे हमारा एकदम मिनिमम पोटेंशियल, एकदम नीचे है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगेन देखो सेकंड पॉइंट में हमने देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होता है, तो यह मैक्सिमम हमें दिख रहा है ए पे, तो इसलिए ए पे हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड न्यूट्रल में हमने देखा कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट हमें दिख रहा है सी पे, यहाँ कांस्टेंट है, आर जैसे जैसे बढ़ रहा है ये कांस्टेंट है, यू पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो एट पॉइंट सी हमारा हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नीचे जाएंगे, एक और पॉइंट है हमारा, दैट इज एफ आर ग्राफ में कौन सा होगा। अब एफ आर ग्राफ में हमने, अगर आपने देखा ये एफ क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो देखो पॉइंट ए पे हमारा क्या हो रहा है, फोर्स पहले इंक्रीजिंग है, आई मीन फोर्स पहले पॉजिटिव है, नॉट इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव है, ए पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है फोर्स, यहाँ पे फोर्स डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, वो बढ़ तो नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है फोर्स, दिख रहा है, एविडेंट है, यहाँ दिख रहा है। तो पॉइंट बी पे हमारा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ फोर्स बढ़ रहा है, यहाँ फोर्स घट रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ फोर्स बढ़ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड पॉइंट सी पे यहाँ पे आके हम लोग देख रहे हैं, यहाँ के बाद वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो है, वो कॉन्स्टेंटली उसके बाद जीरो है फोर्स, तो वहाँ हो जाएगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बट डिफरेंस एक चीज याद रखना, यूआर ग्राफ में क्या होता है, हम देखते हैं मिनिमम जहाँ होता है वहाँ पॉइंट पे होता है स्टेबल, मैक्सिमम जहाँ होता है वहाँ होता है अनस्टेबल, इस तरह। बट यहाँ क्या होता है, हमेशा फोर्स जीरो पे ही रहेगा, तभी हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल हो अनस्टेबल हो न्यूट्रल हो, फोर्स जीरो पे ही रहेगा। तो यहाँ पे ही होगा, बट हम लोग को देखना है यहाँ फोर्स डिक्रीजिंग है तो स्टेबल, यहाँ फोर्स इंक्रीजिंग है तो अनस्टेबल, और जहाँ पे यहाँ जीरो हो गया कॉन्स्टेंटली वहां हो जाएगा न्यूट्रल। क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा कि नेट फोर्स तीनों के लिए जीरो होना चाहिए, तीनों केस में जीरो होना चाहिए। अब हम लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि द टोटल mechanical energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative। so हमने देखा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगर वर्क जो फोर्स है वो अगर कंजर्वेटिव है तो जब हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कोई भी सिस्टम पे, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहना मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिला के
फाइनल और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सो दूसरा पॉइंट कह रहा है, सम ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव, part of the mechanical energy may get transferred to other forms such as heat, light, sound, etc. However, total energy of an isolated system remains same. So ये एक चीज कह रहे हैं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मान लेते हैं ये है हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी का बॉल जिसमें 4 बॉल्स है, ये बॉल्स हम लोग एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है। एंड एक दूसरा बॉल है जिसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो इन दोनों को मिला के होता है हमारा टोटल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, टोटल एनर्जी क्या है हमारा 4 + 0, 4 यहाँ 0 इक्वल्स टू 4, राइट। अब दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 2 + 2 = 4 अगेन। फिर हम लोग तीसरा केस देख रहे हैं, यहाँ एक भी नहीं है एंड यहाँ 4 है, तो कितना हो गया 0 + 4 = 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों केस में टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, दैट इज 4, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यूज आपस में चेंज हो रहे हैं, कभी 2 2, कभी 1 3 हो जाएगा, कभी 4 0। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से नहीं होगा, जस्ट मैं बताने की। तो यही बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस केस में होता है, जब हमारा फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अब मान लेते हैं कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे फर्स्ट केस मान लेते हैं कि 4 और 0। अब दूसरा केस अगर ऐसा हो गया कि इसमें हमने देखा 2 है, इसमें 1 है, तो 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो ये तो कंजर्व नहीं रहा, फिर कहने का मतलब है, तो एक कहाँ गया। तो एनी हाउ सारा जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। बट ये जो एक और एनर्जी है ना, वो क्या होता है कि वो या तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, या साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। ये जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए। अब हम लोग एक जो डायग्राम दिया है उसके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड वो हाइट h पे, इसका मास है m एंड वो हाइट कैपिटल H पे। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg कैपिटल H हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg कैपिटल H। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg कैपिटल H, राइट। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, वो तो काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है, वेलोसिटी हमारा 0 है, तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी क्या देखने मिल रहा है हमें, दिस वन mg कैपिटल H + 0, 0 इज काइनेटिक एनर्जी, mgh इज पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी h पे। अब मान लेते हैं B पॉइंट पे आ जाते हैं, उसके बाद ये जो बॉल है उसको उस यहाँ से छोड़ देते हैं फ्री फॉलिंग, एंड वो नीचे आके यहाँ पे पहुँचता है B पॉइंट पे। अब क्या होता है, यहाँ पे हाइट हो जाता है उसका स्मॉल h, ओके। सो यहाँ पे और उसका जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है, देखो vh हो जाता है। सो इस पॉइंट पे क्या देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा mg स्मॉल h एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ v क्या है हमारा vh²।
सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे mg स्मॉल h प्लस हाफ m vh²। दिस इज टोटल एनर्जी। अब पॉइंट सी पे देखेंगे, जब वो एकदम नीचे पहुंच जाता है वहां क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट हमारा जीरो हो गया। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा हाफ m vf है, यहाँ पे v फाइनल दैट इज v फाइनल स्क्वायर। सो हमारा टोटल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ m v फाइनल स्क्वायर। सो ये जो तीनों एनर्जी होगा दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों इक्वल होगा। यही बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज E capital H equals to E small h equals to E0। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही चीज बताता है। अब देखो यहाँ पे उसी चीज को लिखा हुआ है कि इट इज पार्शियली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एट H, लाइक देखो एट कैपिटल H दैट इज एट एकदम जब ऊपर रहता है एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है वहां, तब पूरा ही पोटेंशियल होता है। आप जहाँ वो स्मॉल h के h में आ जाते हैं दैट इज पॉइंट B, यहाँ जब आ जाता है तो क्या हो जाता है कि थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी था ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है। तो उसी चीज को लिखा है इट इज पार्शियली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एट H, एंड जब एकदम नीचे आ जाता है यही पोटेंशियल एनर्जी फुल्ली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज फुल्ली काइनेटिक एट ग्राउंड लेवल। अब एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो इसमें क्या होता है कि आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था कि मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस को आइंस्टाइन ने प्रूव किया था। सो उन्होंने बताया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ई। इसमें क्या होता है कि हम मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उन्होंने इसमें ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस में ये बताया था एंड ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हम लोग जानते ही है इसको, E इक्वल्स टू mc²। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है हमारा। सो C क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 3 × 10⁸ और 2.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकेंड। एंड इस फॉर्मूला को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फॉर्मूला ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस टॉपिक पे। लाइक कोलिजन्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग सारे पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।